हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 यानी कि केमिकल काइनेटिक्स। फाइन। सो केमिकल काइनेटिक्स में हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन टॉपिक पढ़ रहे हैं एंड इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में हम जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर तक कर चुके हैं। आज के हमारे लेक्चर में हम एक बहुत ही खास टाइप ऑफ रिएक्शन करने वाले हैं जिसका नाम है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अपने आप में काफी फेमस है एंड हम इसे डिराइव कर देंगे। क्लियर? सो आज का टॉपिक है सूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फाइन। टॉपिक काफी छोटा सा है, तो आज हम बेसिकली आज जो 0, 1, 2 और ये सूडो है और जो nth ऑर्डर है बेसिकली इनको समराइज भी कर लेंगे सो दैट आज के लेक्चर में आपका ये पुराना अब तक जितना टॉपिक हो चुका है ये सारे का सारा रिकॉल हो जाए। ठीक है ना, क्योंकि काफी लंबा टॉपिक था, काफी ज्यादा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हो गई हैं, तो विल कंपाइल एट अ पर्टिकुलर प्लेस। फाइन। सो चलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे। एक सिंपल सी एग्जांपल से सूडो फर्स्ट ऑर्डर समझते हैं कि चीज क्या होती है एंड देन वी विल डिराइव द इक्वेशन। फाइन। सो सूडो बेसिकली फॉल्स। ठीक है ना, सूडो मतलब जाली किस्म का यानी कि फेक किस्म का, फॉल्स किस्म का। ठीक है ना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी कि एक ऐसा रिएक्शन जो फेक तरीके से फर्स्ट ऑर्डर है। सोचने की बात है, ऐसा कैसे है? फाइन। बड़ी सिंपल सी बात है यार। सपोज भाई आपको पता है यार, खाने की एग्जांपल्स हमारी सबसे फेवरेट एग्जांपल्स हैं। सो बेसिकली सपोज आप एक लंगर लगाना चाहते हो एंड उसमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है, वन इज पूरी, सेकंड वन इज सब्जी। तो आपका लंगर आप मेरे को बता सकते हैं कितनी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है? डेफिनेटली दो चीजों के ऊपर, यानी कि पूरी और सब्जी। यानी कि रेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डेफिनेटली किसके ऊपर डिपेंड करता है? पूरी टू पावर वन, सब्जी टू पावर वन। कोई दिक्कत? अल्टीमेटली द ऑर्डर कम्स आउट टू बी 2। क्या ऑर्डर है आपका? 2 ऑर्डर है। पर सपोज मैं आपको एक बात बोलूं कि यार सब्जी तो इतनी है कि कभी खत्म ही नहीं हो सकती। सब्जी तो इतनी है कि कभी खत्म ही नहीं हो सकती। सपोज दिस पर्टिकुलर रेजेंट इज सो मच इन एक्सेस, इतना ज्यादा एक्सेस में है कि ये तो खत्म ही नहीं हो रहा। फाइन। या खत्म ही नहीं हो सकता यार, कोई बेपरवाह होके आप लंगर बांटे, सब्जी खत्म नहीं होगी, पूरी खत्म हो जाएगी पर सब्जी खत्म नहीं होगी। अगर सपोज ऐसा होता है तो क्या आपको लगता है कि आपका लंगर सब्जी के ऊपर डिपेंड कर रहा है? जब आपके पास वो चीज है ही इतनी ज्यादा एक्सेस में कि उसके ऊपर डिपेंडेंसी ही क्या है, खत्म हो गई। यानी कि अब हमारा रेट इस पर्टिकुलर फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये तो इतना ज्यादा है कि हमेशा कांस्टेंट सा ही लगता है। भाई पूरियां तो आपके पास 200-400 हैं और सब्जी के आपके पास ट्रक भरे पड़े हैं। अब एक आध अगर किलो उसमें से निकल भी जाएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। द वैल्यू ऑफ सब्जी इज रिमेनिंग कांस्टेंट। सपोज ये तो पूरी तो आपके पास 5-7 किलो है एंड सब्जी आपके पास 5-7 हजार किलो है, उसमें से 1-2 किलो निकल जाएगा तो उसकी वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यानी कि व्हेन वन ऑफ द रेजेंट, यानी कि व्हेन वन ऑफ द रेजेंट is in extreme excess as compared to second one, then pseudo first order occurs। क्यों? क्योंकि जो चीज एक्सेस में है उसके ऊपर आपकी डिपेंडेंसी खत्म हो चुकी है। भाई जब एक रेजेंट इतना ज्यादा है, इज इन एक्सट्रीम एक्सेस, ये इतना ज्यादा है कि ये तो लगभग हमेशा कांस्टेंट ही लग रहा है,
तो भाई होता क्या है कि यहाँ पे जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो ये के भी क्या होता है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट और कांस्टेंट ये करना था, कांस्टेंट बन जाएगा। अब हमारा रेट क्या आ गया, के डैश, मतलब मैं इसको k1 लिख देता हूं पूरी की पावर 1, तो ऑर्डर क्या बन गया, ऑर्डर बन गया 1, क्योंकि अब आपका सब्जी के ऊपर डिपेंडेंसी क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। क्लियर, दैट इज नोन एज सूडो फर्स्ट ऑर्डर। देखो चीज डिपेंडेंट तो दो चीजों के ऊपर थी, पर रह एक के ऊपर गई, उसे बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। डिपेंडेंसी दो के ऊपर थी, रह एक के ऊपर गई, क्यों, बिकॉज एक रिएजेंट ऐसा था जो इतना ज्यादा था कि उसकी वैल्यू हमेशा हमेशा कांस्टेंट ही रह रही है। मैं इसको प्रूव करके दिखाऊंगा, बेफिक्र रहिए। सो एक जो रिएजेंट इतना ज्यादा है कि उसकी वैल्यू लगभग लगभग कांस्टेंट ही रह रही है, तो हमें जो डिपेंडेंसी है, जो रेट की डिपेंडेंसी है, वो उसके ऊपर से क्या हो गई है, खत्म। अगर उसके ऊपर से खत्म हो गई है तो डिपेंडेंसी सिर्फ और सिर्फ पूरी के ऊपर रह गई है। सो दैट इज रेट सिर्फ पूरी की पावर 1 के ऊपर डिपेंड कर रहा है, दैट इज ऑर्डर कम्स आउट टू बी 1। कोई दिक्कत, क्लियर। तो इसकी एक मतलब बेसिकली अब हम इसको थोड़ा सा केमिस्ट्री की वे में लिखते हैं, ये तो अपना थोड़ा सा कैजुअल वे था, फाइन। एंड फिर हम इसका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन डिराइव करते हैं, लेट्स हैव इट। सो बेसिकली हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स इसके एग्जांपल में आता है। हम इसके एग्जांपल से बेसिकली मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि जो भी हमने एक लंगर वाला एग्जांपल लिया, इसके ऊपर कैसे लग सकता है। CH3COO, CH3, we have an ester, the name of this is methyl ethanoate, the name of this is methyl ethanoate। अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस मतलब रिएक्शन विद वाटर, व्हाट वी गेट इज, हमें मिलेगा CH3COOH प्लस CH3OH। क्लियर, दिस इज methyl ethanoate, दिस इज ethanoic acid, दिस इज मिथेनॉल। फाइन, मुद्दे की बात यह है कि इस रिएक्शन में ये चीज इतनी ज्यादा है, जब आप हाइड्रोलिसिस ऑफ द एस्टर कर रहे थे, जब आप हाइड्रोलिसिस ऑफ द एस्टर कर रहे थे, तो पानी इतना ज्यादा लिया गया है, इतना ज्यादा लिया गया है कि रेट हमारा सिर्फ और सिर्फ इस एस्टर की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यानी कि रेट जो एक्चुअली में के और एस्टर और वाटर के ऊपर डिपेंडेंट आना चाहिए था, और वाटर की वैल्यू इतनी ज्यादा है कि इट सीम्स लाइक कि पानी की वैल्यू तो बदल ही नहीं रही। एस्टर लगातार बदलता जा रहा है, एस्टर प्रोडक्ट बनता जा रहा है, पर ऐसा लग रहा है जैसे पानी की वैल्यू तो वहीं खड़ी है। वाटर की वैल्यू भी लगभग लगभग क्या आ रही है, हमेशा कांस्टेंट आ रही है। और ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट अल्टीमेटली मिलके क्या बना रहे हैं, रेट। मैं इसको k1 लिख देता हूं, k into this constant that is k1 into एस्टर। एंड अगर हम यहां देखें तो हमारा ऑर्डर क्या रह गया है, 1। हमारा ऑर्डर क्या रह गया है, 1। कोई दिक्कत। सो दिस इज बेसिकली सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कोई दिक्कत। अब हम देखते हैं इससे बेसिकली इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को कहां पर पढ़ा। क्लियर, मान के चलिए मैं इसको ए रीजन मान रहा हूं, ये मेरा बी रीजन है, एंड बी रीजन मेरा बेसिकली एक्सेस में है। क्लियर, कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है सी और डी, इतना दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर, मेरे को थोड़ी सी जगह चाहिए, हम बना लेते हैं। सो ये हमारे पास एस्टर था, ये हमारे पास वाटर है, पर वैसे हम बना चुके हैं कि हमारे पास दो रीजन है, ए और बी हमारे पास क्या है, एक्सेस में है। आपको याद है पिछले लेक्चर में हमने एक डेरिवेशन डिराइव करी थी, किसके लिए, जब हमने बोला था कि रेट के ए की पावर 1 और बी की पावर 1 के ऊपर डिपेंड करेगा, तब हमने एक रेट इक्वेशन निकाली थी, अगर आपको याद हो, जो मैंने बोला था कि टॉप बैचेस की इक्वेशन है, दैट इज क्या था वो, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t b माइनस 8 log ऑफ a
b माइनस एक्स बी ए माइनस एक्स। रिकॉल कर लीजिए, यही हमारे पास इक्वेशन थी जब हमने पिछली बार किसके लिए सॉल्व किया था, फॉर दिस टाइप ऑफ सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर में आपको याद होगा हमने दो इक्वेशन सॉल्व करी थी, a की पावर 2 वाली और a की पावर 1 और b की पावर 1 वाली। क्लियर? मैं यहां a की पावर 2 से a की पावर 1 नहीं बना रहा हूं, क्या कर रहा हूं, a और b दो रेजेंट है और बोल रहा हूं b इतना ज्यादा है कि b के ऊपर डिपेंडेंसी ही क्या है, खत्म हो गई है। डिपेंडेंसी सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर रह गई है, a के ऊपर रह गई है। तो अगर b बहुत ज्यादा एक्सेस में है, अगर b बहुत ज्यादा एक्सेस में है तो क्या होना चाहिए, 2.303 t, यहां तो b रह जाना चाहिए। क्यों? बिकॉज a इज नेग्लिजिबल, a इज नेग्लिजिबल। यहां b माइनस एक्स में x इज नेग्लिजिबल। क्यों? जहां जहां एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हो, सॉरी मल्टीप्लिकेशन में तो हम कर ही नहीं सकते, जहां जहां एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा वहां जो छोटी चीजें होती हैं वो बड़ी के सामने क्या हो जाती हैं, निगलेक्ट। किसी से आपने 1 लाख लेना है और 1 रुपए लेना है तो फिर आप एक क्या कर दोगे, निगलेक्ट कर दोगे, क्योंकि 1 लाख ही काफी बड़ी टर्म है। मल्टीप्लिकेशन में कभी निगलेक्ट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 1 लाख में एक ऐड करने से शायद इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, पर 1 लाख को 0.1 से या यहां सपोज 0.1 ऐड करना है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, पर मल्टीप्लाई करने से तो पड़ता है। मल्टीप्लाई करने से तो ये 10,000 रह जाएगा, जबकि ये 1,00,000.1 ही है। तो मल्टीप्लिकेशन डेफिनेटली फर्क डालती है, पर एडिशन सब्ट्रैक्शन इतना फर्क नहीं डालते। तो ये यहां b सब्ट्रैक्शन में था तो नेग्लिजिबल हो गया, यहां तो मल्टीप्लिकेशन में रहेगा जैसा है। यहां b माइनस a में a नेग्लिजिबल हो गया क्योंकि b काफी बड़ा है। कैसे? यहां लिया हमने b हमने काफी बड़ा लिया है, तो यहां पे log क्या आ गया, a, यहां आ गया b, यहां आ गया b, यहां आ गया a माइनस एक्स। फाइन, ये आ गया k। कोई दिक्कत? क्लियर? इसका काम खत्म हुआ, इसमें सिर्फ ये बताना था कि b बहुत एक्सेस में है। नाउ k b 2.303 अपॉन t log, ये b के साथ b कट गया, a अपॉन a माइनस एक्स। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत? अब k क्या है, कांस्टेंट है, एंड b भी क्या है, कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि b तो एक कांस्टेंट वैल्यू है जो बदल ही नहीं रही। कितनी ज्यादा ले ली, इतनी ज्यादा ली है कि उसमें से थोड़ा सा निकालेंगे फर्क ही नहीं पड़ रहा, यानी कि b भी लगभग लगभग क्या है, कांस्टेंट ही है। अगर k इंटू बी दोनों कांस्टेंट है तो ये नया कांस्टेंट आ जाएगा, दैट इज k डैश 2.303 अपॉन t log a upon a minus x. This is pseudo first order kinetics. एक चीज चेक करिए, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बन गया है। आप अपना इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालिए, यही बन रहा होगा। आप इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स निकालिए, यही था, k is equal to 2.303 t log a upon a minus x। बस थोड़ा सा फर्क क्या था, थोड़ा सा फर्क ये था कि यहाँ k डैश है, फाइन, एंड k डैश बेसिकली क्या है, k इंटू b है। वो तो हमने यहां भी बताया था, वो तो हमने इस पर्टिकुलर केस में भी बताया है कि अगर b एक्सेस में है एंड वो एक कांस्टेंट है तो अल्टीमेटली रेट क्या आ गया, k a की पावर 1 एंड एक कांस्टेंट वैल्यू, फाइन, अल्टीमेटली रेट इज इक्वल टू k डैश a की पावर 1। कोई दिक्कत? एंड k डैश तो एक कांस्टेंट है जिसके कारण ऑर्डर क्या आ गया, 1। कोई दिक्कत? दो अलग अलग तरीकों से ये तो हमने चीज देखी है जो नॉर्मली सूडो फर्स्ट ऑर्डर जहां से समझना शुरू होता है, फाइन, पर ये उसका है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो कि हमने पूरा पूरा डिराइव किया है। एंड जो पिछले लेक्चर में मैंने टॉप बैचेस का एक्चुअली में इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकाला था ना, वो मेरे को आज काम आ गया, फाइन। तो ये
जो एक्चुअली में सूडो फर्स्ट ऑर्डर सीधा याद करा दिया जाता है या एनसीईआरटी के अंदर सीधा दिया हुआ है, एक्चुअली में वो यहां से आया है। यानी कि इस इक्वेशन से जो हमने सेकंड केस ऑफ सेकंड ऑर्डर में दो केस किए थे, लेट मी रिकॉल यू, एक ए की पावर 2 वाला, एक ए की पावर 1 और बी की पावर 1 वाला, जो उसका सेकंड केस था, उसकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में जब हम एक पर्टिकुलर एजेंट को एक्सेस साबित कर देते हैं तो वो हमारा उसके ऊपर डिपेंडेंसी खत्म हो जाता है एक्सेस रीजन के ऊपर, एंड डिपेंडेंसी सिर्फ और सिर्फ एक रीजन के ऊपर रह जाता है। जैसे वो क्लास 11 में करते हैं लिमिटिंग रीजन के ऊपर, यस लिमिटिंग रीजन के ऊपर रह जाता है, एक्सेस के वाले के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म हो जाता है। तो वो लिमिटिंग रीजन के अकॉर्डिंग रिएक्शन बनेगा ये, जिसको हमने सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहा है। कोई भी दिक्कत? क्लियर? नाउ एक एग्जांपल करके देखते हैं जिससे हम ये प्रूव करेंगे कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किस तरीके से लग रहा है, ये किस तरीके से इसका क्वेश्चन आ सकता है। लेट्स हैव अ क्वेश्चन फॉर सूडो फर्स्ट ऑर्डर। सो हियर वी हैव अ क्वेश्चन, hydrolysis of ester is studied by titrating acetic acid against sodium hydroxide, concentration of ester दिया हुआ है अलग अलग टाइम इंटरवल पे, एंड हमें ये शो करना है, सो इट इज अ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एज कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज नियरली कांस्टेंट। वैसे तो देखो स्टेटमेंट में बोला हुआ है, फाइन, मतलब ये बताना है कि राधा कुमारी फीमेल है, ये प्रूव करना है। अरे यार क्या कर रहे हो, फाइन, मतलब कुमारी लगाई हुआ है पर स्टिल हमें बोला गया है कि पानी यार नियरली रिमेन्स कांस्टेंट है, फिर भी प्रूव करिए कि ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर है। चलो कोई बात नहीं, वैसे तो हम कंसेप्ट ही ये है क्या कि अगर एक रिएजेंट बहुत ज्यादा एक्सेस में है कि वो कांस्टेंट ही हो जाए तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर होता है, पर स्टिल प्रूव करना है, कोई बात नहीं, कर देते हैं। देन कैलकुलेट द वैल्यू इन दिस पर्टिकुलर रेट इक्वेशन। k का वैल्यू सॉल्व करना है इस रेट इक्वेशन में, कोई दिक्कत? तो सबसे पहले तो हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर प्रूव कर देते हैं। चलिए सूडो फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये टाइम हमारे पास है 0, 30, 60, 90, एंड हमारे पास कंसंट्रेशन इन मोलैरिटी दिया गया है 0.850, 0.8004, 0.7538 and 0.7096। क्लियर? देखो सूडो फर्स्ट ऑर्डर बेसिकली क्या है कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग k इंटू पानी, बोला था ना, k हमारे k डैश क्या है, k इंटू बी, बी क्या है, वो जो चीज एक्सेस में है, यानी कि पानी, पानी ही तो है एक्सेस में, k इंटू बी अल्टीमेटली क्या आना चाहिए 2.303 अपॉन t लॉग a नॉट अपॉन 80, a माइनस एक्स को हम 80 भी तो लिख सकते हैं, यही तो होता है हमारा रिएक्शन। अब यानी कि सबसे पहले हम इसके लिए कैलकुलेट करेंगे, यहां तो कुछ होगा नहीं, इसके लिए कैलकुलेट करेंगे यहां इस टाइम इंटरवल के लिए, तो यहां में हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी कि ये वैल्यू 2.303 अपॉन t, t कितना है, t कितना है 30, लॉग ऑफ a नॉट यानी कि 0.85 ये वाला, क्लियर, अपॉन 80 यानी कि 0.8004, क्लियर। फिर हम 60 वाले के लिए सॉल्व करेंगे, यानी कि इस टाइम इंटरवल के लिए, ये क्या आ जाएगा 2.303 अपॉन 60 लॉग ऑफ a नॉट यानी कि 0.850 अपॉन 0.7538। फिर हम इस इंटरवल के लिए सॉल्व करेंगे, ये क्या आ जाएगा 2.303 अपॉन 90 लॉग ऑफ 0.850 अपॉन 0.7096। क्लियर? सबके लॉग निकालने आते हैं, लॉग तो निकालना सिखाया हुआ है, लॉग तो अपना यार मैथ्स का फेवरेट टॉपिक है। क्लियर? बेसिकली जब आप इसे सॉल्व करोगे, मिनट इनवर्स में रखा हुआ है मैंने, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये 2.002 into 10⁻³ आ रहा है। क्लियर? कोई दिक्कत? लेट मी गिव यू द एग्जैक्ट वैल्यूज। यस 2.004 आ रहा है ये बेसिकली, फाइन। एंड अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये 2.002 आ रहा है, एंड जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 2.005 आ रहा है।
मतलब फोर्थ डिजिट में जाके फर्क पड़ रहा है, जो कि हम हमारे लिए बिल्कुल ही माइन्यूट फर्क है। दिस इज 2.0 into 10 raised to 3, 2.0 into 10 raised to 3, 2.0 into 10 raised to 3। इसका मतलब वैल्यू इज लगभग लगभग कांस्टेंट। अगर ये जो सारे का सारा डाटा दिया हुआ है ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये डाटा किसका है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर का ही है, हेंस प्रूव्ड। फाइन। देखो बड़ी सिंपल सी बात होती है। आप मैथ्स में क्या करते हो, अगर मैं आपको बोलूं कि ये 4 इक्वेशंस हैं और ये एक डाटा है, बताओ किस इक्वेशन का, तो आप क्या करोगे, उन चारों डाटास को आप इक्वेशंस में पुट करके देख लोगे, जिस इक्वेशन में फिट बैठ गया वही इक्वेशन उस डाटा की है। वैसे ही हमने किया, ये सारे का सारा डाटा दिया हुआ था, इस डाटा को हमने सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर पुट किया। इसी के अंदर क्यों किया, क्योंकि सीधा ही बोला गया था शो करो, इसका मतलब इसी का ही होगा। क्लियर। तो हमने ये जो सारा डाटा था इसको सूडो फर्स्ट ऑर्डर के अंदर डाल दिया। सूडो फर्स्ट ऑर्डर के अंदर डालने के बाद हमेशा हमारा के क्या आया, कांस्टेंट, कांस्टेंट एंड कांस्टेंट। मतलब तीनों बार वैल्यू सेम आई है। अरे कांस्टेंट का मतलब ये नहीं कि मैथमेटिकल नंबर है, कांस्टेंट मतलब तीनों बार जो वैल्यू आई है वो क्या ही है, सेम। इसका मतलब k इज रिमेनिंग सेम। इसका मतलब रेट कांस्टेंट अगर सेम आ रहा है, इसका मतलब ये जो सारा डाटा है ये किसका है, ये डेफिनेटली इसी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है। यानी कि ये जो डाटा दिया गया है ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। कोई भी दिक्कत, क्लियर, कोई भी दिक्कत इस बात में। अब हमारा अगला टास्क था इस k को फाइंड करना है। फाइन, ये तो बहुत ही आसान है। k into H2O अल्टीमेटली 2 into 10 raised to -3। बस यहां से आप सॉल्व कर लेते। k into H2O की वैल्यू इतनी आ रही है ना, एंड H2O की वैल्यू दी हुई है ये, तो यहां से ये वैल्यू पुट करना, ये वैल्यू तो गिवन ही है, तो यहां से ये सॉल्व हो जाएगा। बल्कि आप सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में लिखना, आप सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में लिखना। मैं अंदाजा बता देता हूं, 2 into 5 दिस इज, बता दो 4.8 into 10 raised to -5 इसके आसपास आएगा। तो आप एग्जैक्ट निकाल के मेरे को कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करना। ये मैंने कर लिया वैसे, बेसिकली इतना ही आएगा, तो आप थोड़ा सा एग्जैक्ट निकालना, थोड़ी मेहनत आप भी करिए, कोई दिक्कत। सो दिस इज बेसिकली सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मैंने फुल्ली एक्सप्लेन कर दिया है कि लाइक सेकंड ऑर्डर के सेकंड केस में जब एक चीज एक्सेस में होती है तो हमारी डिपेंडेंसी उसके ऊपर खत्म हो जाती है। क्लियर। एंड एक चीज के ऊपर डिपेंडेंसी रह जाती है, इसीलिए दूसरा ऑर्डर जब पहले ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे, दोबारा सुनिए, दूसरा ऑर्डर जब पहले ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है तब उसे सूडो फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं। कोई दिक्कत, क्लियर। एंड इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से हमने सूडो फर्स्ट ऑर्डर को प्रूव भी कर दिया है। हमारे पास जो डाटा दिया हुआ था उससे हमने ये प्रूव किया कि ये सारे का सारा डाटा सूडो फर्स्ट ऑर्डर के अंदर सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर। जब वैल्यूज पुट करी तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर की आ रही थी, इसका मतलब ये सारे का सारा डाटा सूडो फर्स्ट ऑर्डर का ही है, एंड दिस रिएक्शन इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर। कोई दिक्कत। फाइन। सो आगे बढ़ते हैं। बेसिकली मैं सारे के सारे ऑर्डर्स को समराइज करता हूं। लेट्स हैव इट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समराइजेशन होना बहुत जरूरी है। सारे के सारे आपको एक ही जगह पे इकट्ठे होके मिल जाएंगे। लेट्स हैव इट। सो बेसिकली हमारे पास एक समरी टेबल है जिसमें हमें सारे ऑर्डर्स को एक बार कंपाइल करना है, ठीक है ना। चाहे कोई भी फॉर्मूला है, फिर यहां से पुट करके डायरेक्टली एंटर कर देंगे, कोई दिक्कत। सो सबसे पहले हमारे पास डिफरेंशियल रेट लॉ। डिफरेंशियल रेट लॉ की अगर बात करें तो यहां dA/dt, मतलब बेसिकली ए से प्रोडक्ट का सिस्टम ले रहे हैं। फाइन। तो ये बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड करता है, के ए की पावर 0 के ऊपर, यानी कि कंसंट्रेशन के ऊपर एक्चुअली डिपेंड नहीं करता। जबकि यहां dA/dt के ए के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि ए की पावर 1 के ऊपर। यहां dA/dt के ए की पावर 2 के ऊपर डिपेंड करता है, एंड यहां dA/dt के ए की पावर n के ऊपर डिपेंड करता है। कोई दिक्कत। फाइन। सो बड़ा सिंपल सी बात है, ये तो 0 1 2 और nth ऑर्डर। क्लियर। अब हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ की, ठीक है ना। इंटीग्रेटेड रेट लॉ में अगर हम बात करें तो बेसिकली हमारे पास
ए नॉट माइनस ए टी अपॉन टी इज इक्वल टू के निकल के आता है। फाइन, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल अपॉन टाइम, हमारे पास के की इक्वेशन निकल के आई थी, कोई दिक्कत? एंड अगर हम इसके अंदर बात करें, हमारे पास के निकल के आया था 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए टी, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन लॉग में ये हमारे पास इक्वेशन बन के आई थी। फाइन, एंड अगर हम बात करें नेक्स्ट वाले में, तो हमारे पास k जो है के टी 1 अपॉन ए टी माइनस 1 अपॉन ए नॉट बन के आया था। क्लियर? यानी कि रेसिप्रोकल इक्वेशन के अंदर था 1 अपॉन ए टी माइनस 1 अपॉन ए नॉट, और nth ऑर्डर के अंदर काफी ज्यादा ध्यान देने वाला है। nth ऑर्डर के अंदर क्या है, देखो यहां से रिलेट कर सकते हैं n माइनस 1 के टी, यानी कि यहां जो के टी सिर्फ डायरेक्टली था, यहां n माइनस 1 अपॉन ए टी की पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन ए नॉट की पावर n माइनस 1। फाइन, ये फॉर्मूला nth ऑर्डर का थोड़ा सा ध्यान देने वाला है, क्या कि अगर देखो यहां पे पुट करके देखो, यहां पे 2 पुट करो, 2 माइनस 1 1 आ गया, 1 के टी आ गया, 2 माइनस 1 सिर्फ ए टी बच गया बिल्कुल, एंड 2 माइनस 1 ए नॉट। बस ये फॉर्मूला सिर्फ आप फर्स्ट ऑर्डर के लिए नहीं लगा सकते। किसके लिए नहीं लगा सकते? फर्स्ट ऑर्डर के लिए, क्योंकि वहां तो फिर ये 1 माइनस 1 जीरो बन गया, और ये भी सब कुछ क्या बन जाएगा, जीरो। उस हिसाब से नहीं लगाना। क्लियर? बाकी सबके लिए ये वैलिड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फाइन, आप ये अगर जीरो के लिए लगाओगे तो बन जाएगा, देखना। फाइन, जीरो के लिए लगाओगे तो डेफिनेटली बन जाएगा, यहाँ माइनस के टी आ जाएगा, एंड ये जीरो के लिए लगाओगे तो 80 ऊपर चला जाएगा, ये ए नॉट ऊपर चला जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ए नॉट आगे 80 पीछे, यही तो है, ए नॉट आगे 80 पीछे अपॉन फाइन। जीरो के लिए सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये वैलिड नहीं रहेगा। फाइन, क्योंकि वो लॉगरिथमिक है, उसका dx by x का इंटीग्रेशन अलग है, बाकी सबका देखो dx by x स्क्वायर dx by x क्यूब का इंटीग्रेशन अलग होता है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट बात करते हैं हाफ लाइफ की, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन हाफ लाइफ के ऊपर भी आ जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ हाफ लाइफ बेसिकली बना था a नॉट बाय 2k। फाइन, हाफ लाइफ बेसिकली क्या है, वो टाइम जब हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या रह जाती है, हाफ। यानी कि हाफ लाइफ में करना कुछ नहीं है, जो हमारी AT है उसको a नॉट बाय 2 पुट करना है। इन इक्वेशंस में AT है जहां पे, उसे a नॉट बाय 2 पुट करना है और कुछ नहीं करना है। क्लियर? कोई भी दिक्कत? तो अगले वाला तो बहुत ही ज्यादा फेमस है, ये वाला टी हाफ तो बहुत ज्यादा फेमस है, दैट इज 0693 अपॉन के। ये तो स्टार मार्क कर लें, बहुत ज्यादा फेमस है, ये भी बहुत ज्यादा फेमस है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही अपने आप में काफी ज्यादा फेमस है। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड ऑर्डर की टी हाफ की। तो सेकंड ऑर्डर का जो टी हाफ है वो बेसिकली हमारे पास है 1 अपॉन के ए नॉट। फाइन, सिंपल सा मुद्दा है, यहाँ पे हमें बेसिकली 2 अपॉन ए नॉट आ जाएगा। सो इस बेसिकली सिंपल से कंसेप्ट से हमने ये 2 माइनस 1 1 अपॉन ए नॉट, यहाँ से के आ जाएगा, कोई भी दिक्कत? तो काफी यार सिंपल सा मुद्दा है। अगर हमें हाफ लाइफ निकालना है तो AT की वैल्यू a नॉट बाय 2 पुट करनी है और कोई भी दिक्कत नहीं है। क्लियर? एंड यहाँ हमें टी हाफ यार बेसिकली ऑर्डर के हिसाब से बनाना पड़ेगा, तो मैं सीधा इन्वर्सली लिख देता हूँ, पर इतना जरूर बता देता हूँ ये इस तरीके से है, ये इस तरीके से आएगा। अगर हमें डायरेक्टली कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंसी पूछ ली जाए तो ये इनवर्स रिलेशन में आएगा। क्लियर? अब वैल्यू पुट करके देख सकते हो, यहाँ 2 आएगा तो 2 माइनस 1 1 आ गया, ये देखो इनवर्स रिलेशन में पावर 1 पे आ रहा है। फाइन, अब यहाँ 0 पुट करके देख लो, 0 माइनस 1 बेसिकली माइनस 1 आ गया, ऊपर चला गया, ये देखो ऊपर चला गया। एंड बाकी हमें n के लिए देखो सॉल्व करना पड़ेगा कि इतनी n की वैल्यू आनी चाहिए। फाइन, एंड देन बात करते हैं k के यूनिट्स की। k के यूनिट्स यहाँ के हिसाब से अगर हम निकालें तो ये बेसिकली बन रहे हैं मोल पर लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। फाइन, अगर हम यहाँ पे निकालें k के यूनिट्स, ये बेसिकली बनेंगे सिर्फ सेकेंड इनवर्स
अगर हम यहाँ पे निकालें तो ये बनेंगे लीटर मोल इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स। एंड यहाँ के लिए डेफिनेटली हमें nth ऑर्डर के लिए सॉल्व करने पड़ेंगे, दैट इज ये मतलब आप मान के चलिए कंसंट्रेशन टू पावर 1 माइनस n एंड सेकेंड इनवर्स तो रहेगा ही रहेगा। फाइन, जो भी ऑर्डर है उसके हिसाब से हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहाँ पे करके देख लो, n को 2 पुट करो, दिस इज 1 माइनस 2 माइनस 1, कंसंट्रेशन को इन्वर्स कर दीजिए, देखिए कर रखा है, मोल पर लीटर होता है, लीटर पर मोल कर रखा है, कोई दिक्कत। सो दैट इज बेसिकली द होल समरी ऑफ दीज 4 इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस। इनके ग्राफ आप इनकी इक्वेशन से बना सकते हो, ग्राफ्स बनाने मैंने सिखाए हुए हैं। अब देखिए किसका किसका लीनियर ग्राफ बनेगा, यहाँ इसका और इसका लीनियर बनेगा, इसका और इसका बनेगा, इसका और इसका बनेगा, यहाँ इसका और e की पावर n का बनेगा। हर बार किसी अलग पावर के लिए ये लीनियर ग्राफ आएगा, कोई दिक्कत। तो दैट्स ऑल अबाउट सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हमने आज के रिएक्शन में, आज के लेक्चर में काफी ज्यादा जबरदस्त डेरिवेशन सॉल्व करी है एंड हमने एक क्वेश्चन लेके उसे प्रूव भी किया है कि व्हाट इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कोई दिक्कत। तो यहाँ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस का पार्ट पूरा होता है। इस चैप्टर में आगे बेसिकली डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर है, तो हम अब से जितनी भी टेक्निक्स पढ़ेंगे फर्दर कल से लेक्चर में, तो वो डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर होगा, यानी कि कोई भी डाटा जो है वो कौन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, कोई दिक्कत। फाइन, टिल देन बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।